हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लगता है इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है, लेकिन आज के बाद आप खुद कहेंगे ये तो बहुत इजी है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। देखिए, आने वाले वीडियोस के अंदर आपको डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, इसलिए लिंक को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और साथ में कमेंट भी करिए। क्वेश्चंस कोई नहीं करता है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यह हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। लगभग 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को, लेकिन आज ये टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी डेफिनेशन है, डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर टू द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ए कंट्री वेयर इट्स गवर्नमेंट हैज फुल इकोनॉमिक कंट्रोल। यानी एक ऐसा एरिया जिसके अंदर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हो, वो उसे डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। तो भाई जैसे हमारी गवर्नमेंट का इंडिया के अंदर कंट्रोल है पूरा। अब इसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंशिएट भी है, यानी कई ऐसी जगहें हैं जहां पे कंट्रोल किसी और का है, लैंड किसी और की है। आगे जानिए। अब ये लैंड एरिया पहला टॉपिक, यानी इंक्लूड वाली बात। लैंड एरिया मतलब सपोज आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका अधिकार है। ऐसी संसद भवन है, गवर्नमेंट का अधिकार है, क्योंकि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में आ रहा है वो। सेकेंड है वाटर, टेरिटोरियल वाटर। यहां पर आ रही है बात कि सपोज इंडिया के आसपास जितनी भी बाउंड्रीज हैं, ये लगभग अराउंड 20 किलोमीटर का एरिया है जो हमारी टेरिटोरियल वाटर रेंज में आता है। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे लोग जो मछुआरे होते हैं वो 20 किलोमीटर तक के एरिया में जाकर मछलियां पकड़ सकते हैं। साथ में उसी एरिया के अंदर हम गैस भी निकाल सकते हैं और वाटर की रिक्स भी कर सकते हैं। एयर स्पेस एंड डिफेंस बेस। एयर स्पेस क्या होता है? सपोज करिए यहां से लेके 100 किलोमीटर तक के रेंज जो होती है ऊपर, वो हमारा एयर स्पेस कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100 किलोमीटर जो है उसका बाउंड्री से भी लेना रहे। सपोज हमारे यहां से पाकिस्तान की बाउंड्री लगभग 100 किलोमीटर या अराउंड 500 किलोमीटर है, तो वो एरिया हमारा रहेगा, उसके बाद पाकिस्तान का एरिया है। इसी तरह से आप देखिए, अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर खड़ा हो जाता हूं तो एयर स्पेस जो है 100 किलोमीटर तक हमारा कहना जाएगा। डिफेंस बेस की जब बात करते हैं तो हर बड़ी कंट्रीज, जैसे अमेरिका की बात है, अमेरिका ने जगह जगह अपने डिफेंस बेस बना रखे हैं। अगर सपोज अमेरिका इंडिया के अंदर डिफेंस बेस बनाता है तो वो डिफेंस बेस का अधिकार यानी उसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में होगा। यानी वो एरिया हमारा होता हुए भी हमारा नहीं होगा जब तक डिफेंस बेस है, यानी उसकी अथॉरिटी अमेरिका के पास होगी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, जो हमारे एयरक्राफ्ट शिप्स हैं वो कहीं पे भी रन कर रहे हैं, उनकी ऑनरशिप जिसकी है वो उसी की टेरिटरी का हिस्सा माने जाएंगे। एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट स्टेट्स। एम्बेसी का मतलब होता है जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर एक देश का दूसरे देश से जो भी इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, वो रिलेशन मेंटेन किए जाते हैं एम्बेसी के अंदर। लेकिन कॉन्सुलेट्स के अंदर क्या होता है, जो रूटीन में लोग यहां से बाहर जा रहे होते हैं और बाहर से यहां आ रहे होते हैं, तो उनके जो वीजास की डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रोविजन और भी सारे हैं वो कॉन्सुलेट्स पूरे करते हैं। यानी मान लें ये इसका एक पार्ट है। कई लोग समझ लेते हैं कि एम्बेसी ही ये काम करती है, ऐसा नहीं होता। एम्बेसी का एक पार्ट है जिसको हम कॉन्सुलेट यानी हम दूतावास, वाणिज्य दूतावास भी कहा जाता है। इसके बाद फिशिंग वेसल्स, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि मछुआरे लाके पकड़ते हैं नेचुरल गैस एंड ऑयल रिग्स। तो ये हमारी 20 किलोमीटर की एरिया जो है लगभग ऑलमोस्ट, उधर जाके मछुआरे अपनी मछलियां और पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। अब यहां पर एक्सक्लूड की बात है, यानी क्या चीज नहीं आएगी। पहला है फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब सपोज करो इंडिया के अंदर सपोज करो रशिया की कोई एम्बेसी खुली है, तो ध्यान रखिए वो रशिया एम्बेसी का कंट्रोल रशिया का होगा, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी भी रशिया की कहलाएगी। यानी आप ऐसे मान लें कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि सपोज ये एक रशिया एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो इसका कंट्रोल रशिया के हाथ में होगा, यानी ये रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगी, चाहे हमारे देश में भी क्यों ना हो। उसके बाद ऑफिसेस ऑफ IMF, UN एंड वर्ल्ड बैंक। इसमें एक खास बात है, तीनों में ये तीनों एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये किसी भी टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। यानी इसके अंदर अब आप देख लीजिए, अगर IMF है इसमें लगभग 190 देश, 190 कंट्रीज हैं। वर्ल्ड बैंक में 186 प्लस देश हैं। तो इतने सारे देश है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये किसी की भी टेरिटरी का पार्ट नहीं होते। यानी बहुत क्लियर वर्ड में है, ये जिस देश में है ये उसकी टेरिटरी का पार्ट भी नहीं है, और ये जिसके है उसके भी टेरिटरी, क्योंकि सभी का अधिकार है, क्योंकि एक तरह से इम्यूनिटी दिया जाता है, प्रिविलेज दी जाती है। फॉरेन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट इन इंडिया। आप समझ लीजिए सिंगापुर का कोई एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया के बॉर्डर से आसपास है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का नहीं, वो उन्हीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, इसलिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा।
मेनली एक की रूल याद रखिए, इसको सीधा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इकोनॉमिक कंट्रोल इज इंपोर्टेड, नॉन ऑनरशिप, यानी आपका इकोनॉमिक कंट्रोल होना चाहिए, ऑनरशिप नहीं। इसका एग्जांपल मैंने भी आपको बताया कि सपोज हम मान लें कि इंडिया या दिल्ली के किसी एक एरिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी खुली हुई है, तो एरिया तो इंडिया का है, बट एम्बेसी होने के कारण वो डोमेस्टिक टेरिटरी अमेरिका की मानी जाएगी। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, आने वाला एक टॉपिक है वो भी आपको मिलेगा। ये एक और टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस। अगर हम नॉर्मल रेजिडेंस की बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, मैं यहां का सिटीजन हूं, लेकिन अगर मैं यहां से काम करने के लिए दुबई चला जाता हूं, या मैं सिंगापुर चला जाता हूं, या मैं अमेरिका चला जाता हूं, और अगर मैं वहां पर 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय वहां रह के काम करता हूं, तो मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाऊंगा। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, 1 साल और 1 साल से ज्यादा। अगर मैं 4 महीने के लिए काम करता हूं तो मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाऊंगा। तो आइए इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। ए नॉर्मल रेजिडेंस इज ए पर्सन हु लिव इन ए कंट्री फॉर ए लॉन्ग पीरियड, 1 ईयर या मोर, एंड परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट कंट्री। बहुत सिंपल सा है कि आप जिस देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं 1 साल या 1 साल से ज्यादा, तो आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल में क्या है, अब समझिए कोई टूरिस्ट है, वो इंडिया में आया थोड़े हफ्ते के लिए, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाएगा। इसी तरह एक फॉरेनर है जो इंडिया में काम कर रहा है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंस होगा, सही कहा, इंडिया का, क्योंकि वो 2 साल से यहां पे काम कर रहा है। एन इंडियन वर्किंग इन द यूएसए फॉर 3 ईयर्स। अब क्या कह रहा है कि एक इंडियन है जो यूएसए के अंदर 3 साल से काम कर रहा है, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा, क्योंकि वो रेजिडेंस किसका हो जाएगा, यूएसए का। तो वो कौन हो सकता है, वो अमित भी हो सकता है, वो अक्षय हो सकता है, अरे राधिका भी हो सकती है, ईशा भी सुन रही है, ऐश्वर्या भी सुन रही है, तो ये सब नॉर्मल रेजिडेंस हो सकते हैं अगर ये इंडिया से बाहर जाए और 1 साल से ज्यादा पीरियड में काम करें। तो आशा करता हूं टॉपिक समझ में आ गया होगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आने वाले वीडियो इससे भी आसान तरीके से समझाए जाएंगे कि बुक खोलने की जरूरत ही ना पड़े, सीधा यही समझ में आया है। थैंक यू, बाय बाय।